हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गन फंक्शन टेस्ट की। अब ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में जैसा कि आपको पता होगा कि तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें कि किडनी, लीवर और थायराइड शामिल है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फंक्शन टेस्ट की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी ऑर्गन का हम फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही साबित है कि ऑर्गन फंक्शन टेस्ट यानी कि उस ऑर्गन के फंक्शन को असेस करने के लिए किया गया टेस्ट, यानी कि वो ऑर्गन कितना काम कर रहा है, कितना परसेंट काम कर रहा है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस सब के लिए। तो आज हम जैसा कि देखने वाले हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। तो सबसे पहले हमें ऑर्गन के फंक्शन को असेस करना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि वो उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे किडनी के फंक्शंस। तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले फंक्शन से। तो किडनी का पहला फंक्शन है मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो किडनी भी कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए हेल्प करती है। कैसे? ये वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस करती है अपनी बॉडी में। यानी कि अगर ब्लड में वाटर ज़्यादा है तो वो यूरिन में ज़्यादा पास कर देगी। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस के लिए भी वो रेगुलेट करने का काम करती है। दोस्तों किडनी का अगला फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। किडनी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो वेस्ट को एक्सक्रीट करेगी। वो वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड और भी कई सारे होते हैं दोस्तों। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले थे। दोस्तों बात करते हैं तीसरे फंक्शन की। तो तीसरा फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस। जो बॉडी को ज़रूरत है उन्हें हम वाइटल सब्सटेंस कहते हैं, और उन्हीं को किडनी वापस यूरिन में पास नहीं होने देती है और रीएब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे कि ग्लूकोज हो गए और अमीनो एसिड्स हो गए। दोस्तों बात करते हैं किडनी के फोर्थ फंक्शन की, जो कि है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो ये तीन तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है। पहला हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी रोल है। इसके अलावा बात करते हैं हम कैल्सीट्रायोल की, जो कि विटामिन डी। विटामिन डी की एक्चुअली ये एक्टिव फॉर्म होती है, और इसकी जो पूरा नाम है वो है 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल। ये एक्टिव फॉर्म है जो कि किडनी में सिंथेसाइज किया जाता है विटामिन डी का। और थर्ड हार्मोन है दोस्तों रेनिन। रेनिन जो है वो वेजो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी कि उसका वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन में रोल होता है। यह आप किडनी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं। रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस असल में दोस्तों वो सब्सटेंस होते हैं जिनका यूरिन में एक्सक्रीशन होगा कि नहीं होगा, ये उनकी ब्लड में मौजूद कंसंट्रेशन से तय होता है। अगर उनकी ब्लड में जो कंसंट्रेशन है वो सर्टेन लिमिट्स को पार कर जाती है, तभी उनका यूरिन में एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। तो इसी से डिराइव किया जाता है टर्म रीनल थ्रेशोल्ड। रीनल थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस से ही रीनल थ्रेशोल्ड टर्म जो है वो डिराइव हुआ है। और रीनल थ्रेशोल्ड क्या है? किसी भी सब्सटेंस का वो कंसंट्रेशन ब्लड में या प्लाज्मा में जिसके ऊपर अगर वो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा ब्लड में, तो वो यूरिन में सिक्रीट होने लग जाएगा, यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाएगा। अब ग्लूकोज के लिए रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है? 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और कीटोन बॉडीज के लिए 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इसका मीनिंग समझने की जरूरत है दोस्तों। ग्लूकोज के लिए रीनल थ्रेशोल्ड हमने बोला 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो इसका मतलब अगर ग्लूकोज ब्लड में 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर 180 से ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 200 मान लें, तो जो ग्लूकोज है वो हमें यूरिन में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्यूबुलर मैक्सिमम की। ट्यूबुलर मैक्सिमम क्या होता है कि ये कैपेसिटी ऑफ किडनीज है बेसिकली, कि किडनी जो है वो सब्सटेंस को कितना एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ग्लूकोज के लिए ये है 350 मिलीग्राम पर मिनट, यानी कि अगर फिल्टर लोड 350 मिलीग्राम पर मिनट तक है तो किडनी उसे एब्जॉर्ब कर पाएगी। ये किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन अगर फिल्टर लोड 350 मिलीग्राम पर मिनट से ज़्यादा हो गया तो किडनी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस है और किडनी कैसे कैसे क्या क्या काम अपनी बॉडी में करती है। अब बात करते हैं कि किडनी के फंक्शंस को असेस करने के जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो क्या क्या हैं। इनकी 4 कैटेगरी है दोस्तों, एक बार में एक एक को बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अबाउट 2/3 ऑफ द रीनल टिश्यू मस्ट बी डैमेज टू शो एनी एब्नॉर्मलिटी इन दिस। ये जो आगे 4 पॉइंट में हम टेस्ट को डिस्क्राइब करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उनमें कोई एब्नॉर्मलिटी आने के लिए कम से कम किडनी का 2/3% यानी कि करीब 66% हिस्सा डैमेज होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं।
सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट। ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट में हम यूज करते हैं दोस्तों क्लियरेंस टेस्ट। ये क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ नाम याद रखें आप, क्लियरेंस टेस्ट। और वो किन किन का देखते हैं, इन्यूलिन, क्रिएटिनिन और यूरिन क्लियरेंस हम देखते हैं। दूसरा टेस्ट की बात करें तो वो आता है ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट में हम यूरिन कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन टेस्ट को देखते हैं, क्योंकि ट्यूब्यूल जो होता है उसका मेनली काम यूरिन की कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में होता है। तो उसका जब फंक्शन हम टेस्ट करेंगे तो उसमें हम यूरिन का कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन टेस्ट करेंगे। डिटेल सबकी आगे बता दूंगा। थर्ड पे आते हैं फिलहाल। तो थर्ड है एनालिसिस ऑफ ब्लड या सीरम। असल में दोस्तों ब्लड में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किडनी आगे एक्सक्रीट करने वाली है, जैसे कि ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रोटीन कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा होने पे किडनी एक्सक्रीट करती है, या किडनी में कोई डैमेज हो तब एक्सक्रीट करती है। और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़रूरत से ज़्यादा होने पे एक्सक्रीट किए जाते हैं। तो दोस्तों इनके लेवल से भी हम किडनी फंक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं आगे बात करेंगे। और चौथा पॉइंट है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन यानी रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन जो जनरली अपन क्लिनिक्स में करते हैं। इनमें यूरिन का वॉल्यूम कितना वॉइड किया है, पीएच यूरिन का क्या है, स्लाइटली एसिडिक होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑस्मोलिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं यूरिन में, जैसे कि प्रोटीन हो सकते हैं एल्ब्यूमिनूरिया के केस में, ब्लड हो सकता है हीमेटोयूरिया के केस में, कीटोन बॉडीज हो सकती है कीटो एसिडोसिस हो जाए तो, और ग्लूकोज हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस का अनकंट्रोल्ड केस हो तो ये सब हम कैसे पता लगा पाए, हमने यूरिन एग्जामिनेशन किया तभी तो हम पता लगा पाए कि इसे डायबिटीज मेलाइटस है। तो इसलिए ये भी किडनी फंक्शन टेस्ट में इंक्लूड किया जाता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है क्लियरेंस टेस्ट। क्लियरेंस टेस्ट का मतलब क्या है कि वो हमें असेसमेंट देते हैं जीएफआर का, यानी कि किडनी की जीएफआर ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। जीएफआर यानी दोस्तों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट होता है नॉर्मल वैल्यू इसका, ये आप सबको पता होगा। और ये क्लियरेंस टेस्ट ही होते हैं जो पूरी किडनी फंक्शन टेस्ट में मोस्ट यूजफुल टेस्ट होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब व्हाट इज क्लियरेंस। तो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट वुड बी कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ ए सब्सटेंस पर मिनट। दोस्तों डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल लगती है समझने में, फिर भी बात करते हैं कि प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जो कि अपने आप को किसी सब्सटेंस से पूरी तरह से 100% क्लियर कर लेता है। दोस्तों इसको आप माइंड में अगर समझना चाहे तो इसके लिए मेरे पास एक अलग एंगल भी है। उसके लिए यह है कि अगर कोई सब्सटेंस यूरिन में एक्सक्रीट किया जा रहा है, यानी कि यूरिन में निकल रहा है, तो उसको यूरिन में निकालने के लिए उस अमाउंट में, जिस अमाउंट में वो निकल रहा है, कितना प्लाज्मा डिलीवर करना पड़ेगा किडनी को। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मतलब कितना प्लाज्मा हम किडनी को डिलीवर करें कि जो सब्सटेंस एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में उसका कंसंट्रेशन हम उस किडनी को दे पाएं। तो ये भी एक एंगल हो सकता है समझने का। अब बात करते हैं दोस्तों क्लियरेंस के फॉर्मूले की। तो क्लियरेंस का फॉर्मूला सिंपल है, C बराबर यूवी अपॉन पी। यूवी अपॉन पी, सी यहाँ पे क्लियरेंस है, इसकी यूनिट होती है ml पर मिनट। और यू दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कंसंट्रेशन इन यूरिन, जिस भी सब्सटेंस का हम क्लियरेंस निकाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन यूरिन में कितनी है, वो अब कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर ml में होती है। इसी तरह से पी भी कंसंट्रेशन है, वो प्लाज्मा के अंदर है, वो भी मिलीग्राम पर ml में है। और वी क्या है, यूरिन फ्लो रेट। जनरली 1 ml पर मिनट यूरिन फ्लो रेट होती है, फिर भी जो दो क्वेश्चन में दी जाए वही यूज कीजिएगा। अब दोस्तों हमें क्लियरेंस में 3 सब्सटेंस समझ में होने चाहिए कि इनका क्या फंक्शन होता है, किस तरह से ये किडनी से निकाले जाते हैं। तो इनमें 3 सब्सटेंस कौन कौन से हैं, इन्यूलिन, क्रिएटिनिन और यूरिया। तो इन्यूलिन की जब हम क्लियरेंस मेजर करते हैं तो ये आती है 125 ml पर मिनट, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल टू द जीएफआर। अच्छा, क्रिएटिनिन की आती है 140 ml पर मिनट, यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन जीएफआर। और यूरिया की आती है 75 ml पर मिनट, यानी कि लेस देन जीएफआर। तो ऐसा क्यों, सबकी अलग अलग क्लियरेंस क्यों, तो इनके नेचर पर डिपेंड करता है दोस्तों असल में ये। तो इनका नेचर क्या है कि इन्यूलिन जो है ना वो नाइदर सीक्रेटेड नॉर रीअब्जॉर्ब, यानी कि जितना फिल्टर हुआ है उतना का उतना यूरिन में आ जाएगा। क्रिएटिनिन की अपन बात करें दोस्तों तो क्योंकि ज्यादा आ रहा है, यानी कि हमें पता है कि ये सीक्रेट हो गया है, स्लाइटली सीक्रेटेड है ना। और यूरिया की बात करें तो उसका कम आता है क्लियरेंस, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें चॉइस क्या होनी चाहिए, मतलब हम किसकी क्लियरेंस देके किडनी का फंक्शन बताएं। तो
वैसे तो इन्यूलिन होना चाहिए, क्योंकि इन्यूलिन जो है हमेशा जीएफआर के बराबर आता है, तो जो इन्यूलिन क्लियरेंस आएगा वही हमें जीएफआर बता देगा। लेकिन दोस्तों इन्यूलिन के साथ दिक्कत ये है कि इसे हमें एक्स्ट्रा वीनस देना पड़ता है, मतलब कि बाहर से देना पड़ता है। ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली सिक्रीट या बनता नहीं है कहीं पे भी, तो इन्यूलिन हमें बाहर से देना पड़ता है, तो इसलिए ये हमारे लिए रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो इन्यूलिन को हम यूज़ नहीं करते हैं, हम जनरली क्रिएटिनिन को यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन क्या है, अपनी बॉडी में इंट्रिंसिकली प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा पास भी होता है जीएफआर के इसकी वैल्यू, तो इसलिए हम क्रिएटिनिन हमेशा यूज़ करते हैं। दोस्तों क्रिएटिनिन के पास यूरिया से भी एडवांटेज इसलिए है क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो डाइट से असर नहीं होता है उसका, यानी कि आपने अगर ज़्यादा प्रोटीन की डाइट भी खाई है तो क्रिएटिनिन के क्लियरेंस में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन यूरिया का क्लियरेंस बढ़ जाएगा। जबकि आपकी किडनी तो में कोई खराबी है ही नहीं, तो यानी कि डाइट से असर होता है यूरिया के क्लियरेंस पे, तो इसलिए हम यूरिया से भी एडवांटेज है क्रिएटिनिन को, इसलिए हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस ही प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी क्लियरेंस टेस्ट की। अब उसमें सेकंड पॉइंट था टिबुलर फंक्शन, जो कि हमने बात करी थी। तो टिबुलर फंक्शन में था यूरिन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन टेस्ट। तो उसमें मेनली हमें कंसंट्रेशन टेस्ट से कंसर्न होते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन टेस्ट आज के ज़माने में करे नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट को लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल है। इसलिए हम बात करते हैं यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट की। तो यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट में क्या है कि इट इन्वॉल्व्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की होती है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट इसमें लिया जाता है। नॉर्मल रेंज क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। तो अगर कोई सिंपली एक वर्ड में बताना हो तो 1.020 इसकी एक्यूरेट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और बाकी रेंज की हम जनरली बात करते हैं वो होती है 1.016 से 1.024। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों यूरिन की ऑस्मोलैलिटी की। ऑस्मोलैलिटी जो यूरिन की है वो नॉर्मली 500 से 1200 मिली ऑस्मोल पर केजी तक होती है, लेकिन एक ऑस्मोलैलिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक रिलेशन इंपॉर्टेंट याद रखना कि 800 मिली ऑस्मोल पर केजी का मतलब है 1.020 की स्पेसिफिक ग्रेविटी। आगे हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, एनालिसिस ऑफ ब्लड या सीरम लेवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो उसमें हम बात करेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया आर ऑफन यूज टू एसेस द ओवरऑल किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन के लिए हम यूरिया और क्रिएटिनिन का ब्लड या सीरम में लेवल देखेंगे। अच्छा दोस्तों, अब इनके लेवल देख के तो हम बता देंगे कि अगर यूरिया बढ़ा हुआ है तो किडनी हो सकता है अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, या सेम फॉर क्रिएटिनिन। पर एक ये क्वेश्चन डील कीजिए, इन द एनालिसिस ऑफ ब्लड सीरम टू एसेस द रीनल फंक्शन विच वन इज अ बेटर इंडिकेटर। यहाँ दोस्तों दोनों में बात की गई है कि बेटर कौन सा है, क्रिएटिनिन की यूरिया। तो दोस्तों इसका आंसर मैं पहले भी इतनी वीडियो में बता चुका हूं कि क्रिएटिनिन बेटर होता है यूरिया से। वो इसलिए क्योंकि क्रिएटिनिन पे डाइट का और मेटाबॉलिज्म का कोई असर नहीं आता है। यूरिया इसके उलट अगर आपने प्रोटीन रिच डाइट खाई है तो बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम क्रिएटिनिन को प्रीफर करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सिस्टेटिन सी की। सिस्टेटिन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमार्कर है किडनी फंक्शन का, और इसकी नॉर्मल रेंज जरूरी है, याद रखना। नॉर्मल रेंज इन सीरम 0.8 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये बायोमार्कर है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिस्टेटिन सी पे शॉर्ट नोट आपके यूसी में पूछा जाता है। किडनी फंक्शन अगर कम हुआ तो सिस्टेटिन सी ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि किडनी नॉर्मली तो इसको एक्सक्रीट कर देती है, पर अगर किडनी में कोई खराबी हो जाएगी तो सिस्टेटिन सी का अमाउंट अपने ब्लड में बढ़ने लग जाएगा। सिस्टेटिन सी क्रिएटिनिन से भी बेटर माना जाता है। क्रिएटिनिन से भी बेटर क्यों माना जाता है, क्योंकि क्रिएटिनिन के लिए तो किडनी का कितना परसेंट हिस्सा, लगभग 66% हिस्सा डैमेज होना चाहिए, तब जाके क्रिएटिनिन के लेवल में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन सिस्टेटिन सी के साथ ये शर्त नहीं है दोस्तों। सिस्टेटिन सी क्या है, माइनर चेंजेस भी होते हैं ना अगर किडनी फंक्शन में, मतलब थोड़ी बहुत भी किडनी खराब है, मान लो 10-15% से फॉर एग्जाम्पल, तो तब भी सिस्टेटिन सी के लेवल में अंतर आएगा। तो इस वजह से सिस्टेटिन सी एक इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन में आप क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, पीएच ऑफ यूरिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑस्मोलैलिटी एंड एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स। एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, इसके अलावा कीटोन बॉडीज हो सकते हैं, और भी कई चीजें हो सकती है जैसे कि प्रोटीन्स हो गए। तो ये सब क्या है, सीधे ही अपने को डिजीज बता देते हैं कि किस डिजीज में ऐसा होता है। जैसे ब्लड आ सकता है आपके हिमेटोयूरिया हो,
और ग्लूकोज की बात करें तो वो आपके डायबिटीज़ मेलाइटस का अनकंट्रोल्ड केस होता है। तो इस तरह से आप यूरिन एग्जामिनेशन रूटीनली जब कराते हैं तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें डायग्नोस कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हमने पूरा का पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ा। अब बात आती है कि चॉइस ऑफ रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी कि अगर आपके पास क्लिनिक में कोई पेशेंट आया तो आप उसका कौन सा टेस्ट करवाओगे इतने सारों में से। तो दोस्तों असल में बात यह है कि ये जितने भी टेस्ट हमने पढ़े सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको एक प्रोसीजर में फॉलो किया जाता है, यानी कि एक प्रोसीजर है, एक सीक्वेंस है कि इस सीक्वेंस में इनका टेस्ट इस तरह से करना है। तो सीक्वेंस देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप होता है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। हमेशा सबसे पहले छोटा टेस्ट किया जाता है, फिर बड़े टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। अगर रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ी है तो फिर हम सीरम क्रिएटिनिन या ब्लड यूरिया करवा लेते हैं, और उसमें भी कुछ दिक्कत आती है या उससे कुछ हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है तो फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट की, यानी कि क्लियरेंस टेस्ट की। सबसे एक्यूरेट टेस्ट जो होते हैं वो क्लियरेंस टेस्ट ही होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, वो गूगल फॉर्म ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए, वो बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं, आपको अटेम्प्ट करना वो आवश्यक है। उसको अटेम्प्ट करने से आपको पूरे के पूरे लेक्चर का एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन यूसी में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हो तो कर देना, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।